जय हिंद। पॉलिटी की आज की क्लास में हम बात करेंगे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के बारे में। दो ही आर्टिकल्स हैं इसमें, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। आर्टिकल 29 टाइटल्ड है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले दो तीन बातें ध्यान में रख लें तो अच्छा रहेगा। पहला तो ये कि आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में दो टाइप के माइनॉरिटीज़ की बात की गई है। एक तो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ और दूसरे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। रिलीजन के बेस पे जो माइनॉरिटीज़ हैं और लैंग्वेज के बेस पे जो माइनॉरिटीज़ हैं, इन्हीं दो टाइप के माइनॉरिटीज़ की बात की गई है आर्टिकल 29 और 30 में। दूसरा ये कि ये जो टर्म है माइनॉरिटी, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डिफाइंड नहीं है। द टर्म माइनॉरिटी इज़ नोवेयर डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और तीसरी बात ये भी ध्यान में रखी जाए तो ठीक रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जब आर्टिकल 29 और 30 के पर्पस के लिए माइनॉरिटीज़ को आइडेंटिफाई किया जाएगा तो कंट्री के लेवल पे नहीं किया जाएगा, पूरे देश के लेवल पे नहीं किया जाएगा, आइडेंटिफाई किया जाएगा स्टेट वाइज। और इसका बड़ा सिंपल सा रीज़न है, स्टेट वाइज किया जाएगा, नेशन वाइज नहीं किया जाएगा। इसका बड़ा सिंपल सा रीज़न है। रीज़न ये है कि जब पूरे कंट्री के लेवल पे देखेंगे तो हिंदूज तो माइनॉरिटी में आएंगे ही नहीं कभी, और कई सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे हिंदूज माइनॉरिटी में, जैसे पंजाब जहाँ पे सिख मेजॉरिटी है, जैसे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स जहाँ पे क्रिश्चियनिटी की मेजॉरिटी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई कर दिया कि 29 और 30 के पर्पस के लिए माइनॉरिटीज़ को स्टेट वाइज आइडेंटिफाई किया जाएगा। आर्टिकल 30 टाइटल्ड है राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। माइनॉरिटीज़ को राइट है कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं। देखो डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 29 टाइटल्ड है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। और आर्टिकल 29 के क्लॉज 1 के पहले 5 वर्ड्स देखो, एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स। एक बात तो ये कि टर्म यूज हुआ है सिटीजन्स, विच मीन्स कि आर्टिकल 29 सिर्फ सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है। इससे पहले अपन ने कई आर्टिकल्स पढ़े हैं जो कि सिर्फ सिटीजन्स के लिए अवेलेबल हैं। कौन कौन से कमेंट करके बताओ। दूसरा, क्लॉज 1 में पहले दो शब्द हैं एनी सेक्शन, और आर्टिकल 29 का टाइटल में जो शब्द है वो है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। अब यहां कंफ्यूजन हो जाता है। टाइटल के हिसाब से देखें तो प्रोटेक्शन सिर्फ माइनॉरिटीज को दी गई है, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को, लेकिन क्लॉज 1 में टर्म यूज किया गया एनी सेक्शन। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि भले ही टाइटल में माइनॉरिटीज टर्म यूज किया है, लेकिन क्लॉज 1 में क्योंकि एनी सेक्शन टर्म यूज किया है, विच मीन्स कि ये राइट सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए नहीं है, मेजॉरिटी के लिए भी है। जो लोग मेजॉरिटीज हैं उनके लिए भी है। तो मतलब सबके लिए अवेलेबल है, सारे सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है। और आगे क्या कहा गया, एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स रिजाइडिंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट देयर ऑफ having a distinct language, script or culture of its own shall have the right to conserve the same। इंडिया की टेरिटरी में जो सिटीजन्स रिजाइड कर रहे हैं उनकी अगर कोई डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, यूनिक लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, कल्चर है, तो उनको राइट है टू कंजर्व इट, टू प्रिजर्व इट। क्लॉज 1 में राइट दे दिया गया है। और 3 चीज़ों को कंजर्व करने का राइट मिल रहा है। एक तो लैंग्वेज, और लैंग्वेज अपने आप में बड़ी चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस हैं, और अगर इंडिया में देखा जाए तो इंडिया में लगभग 500 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। और ये मैं लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ कि लगभग 1500 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। डायलेक्ट्स तो छोड़ ही दो, डायलेक्ट्स तो हज़ारों में होंगे। बोलियाँ तो राजस्थान जिस स्टेट से मैं बिलोंग करता हूँ उसके ईस्टर्न कॉर्नर से और वेस्टर्न कॉर्नर तक अगर कोई चला जाए तो इतने डायलेक्ट सुनने को मिल जाएंगे कि उंगलियां खत्म हो जाएंगी गिनते गिनते। डायलेक्ट्स तो हज़ारों में है इंडिया में, लैंग्वेजेस हैं लगभग 1500-1600। और कुछ कुछ लैंग्वेजेस ऐसी हैं जिनके नंबर ऑफ स्पीकर्स सिंगल डिजिट में, डबल डिजिट में है। और डाइवर्सिटी बड़ी खूबसूरत चीज़ होती है। इंडिया का तो फीचर है डाइवर्सिटी। तो अगर किसी के
कोई यूनिक लैंग्वेज है, डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, तो उसको कंजर्व करने का राइट है। स्क्रिप्ट, लिपि, स्क्रिप्ट को कंजर्व करने का राइट है। कल्चर, और कल्चर अपने आप में ब्रॉड टर्म है। कल्चर का मतलब होता है सिंपल लैंग्वेज में वे ऑफ लिविंग, और वे ऑफ लिविंग में सब कुछ आ गया। आपकी बोली भाषा क्या है, आपका पहनावा कैसा है, आप कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हो, आपके यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर कैसा रहा, पोएट्री, म्यूजिक वगैरह कैसा रहा, इन जनरल आपकी वे ऑफ लिविंग कैसी है। तो अगर आपका यूनिक लैंग्वेज है, डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, कल्चर है, तो आपको राइट प्रोवाइड किया गया आर्टिकल 29 के क्लॉज 1 में टू कंजर्व इट। आर्टिकल 29 का क्लॉज 2 कहता है नो सिटीजन। अब सबसे पहली बात तो ये कि आर्टिकल 29 के क्लॉज 1 में टर्म यूज हुआ है एनी सेक्शन, विच मीन्स कि ये जो राइट है वो ग्रुप के लिए अवेलेबल है, और क्लॉज 2 में टर्म यूज हो रहा है सिटीजन, विच मीन्स ये इंडिविजुअल के लिए राइट्स की बात हो रही है। और कहा क्या गया है, नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड्स ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज। कि कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जिसे स्टेट के द्वारा मेंटेन किया जाता है या वो स्टेट फंड से कुछ एड, कुछ आर्थिक सहायता रिसीव करता है, तो ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में किसी भी सिटीजन को एडमिशन डिनाई नहीं किया जा सकता, ओनली सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल एक माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जामिया मिलिया। जामिया मिलिया ले लो या फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ले लो, ये सारी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। अब जामिया मिलिया में इस बेसिस पे आपको एडमिशन डिनाई नहीं किया जा सकता कि आप हिंदू हो या फिर आप सिख हो, आपको रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज के बेसिस पे एडमिशन डिनाई नहीं किया जा सकता। अगर याद हो तो आर्टिकल 29 क्लॉज 2 के बारे में हमने बात की थी जब हम पढ़ रहे थे आर्टिकल 15 क्लॉज 4 के बारे में। इस 15 क्लॉज 4 को ऐड किया गया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1951 में। इसी की बातचीत के दौरान हमने पढ़ा था चंपकम दोराईराजन के केस के बारे में। चंपकम दोराईराजन का केस याद होना चाहिए कि चंपकम दोराईराजन को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना था, लेकिन कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर के तहत जो रिजर्वेशन मिला था कास्ट के बेसिस पे, उनकी जो कास्ट की सीट्स थी वो फेल हो गई और उनको एडमिशन नहीं मिला अच्छे मार्क्स लाने के बावजूद। तो ये कोर्ट पहुंची थी और कोर्ट ने कहा कि हाँ ये तो आर्टिकल 15 और 29 क्लॉज 2 का वायलेशन है। तो फिर आर्टिकल 15 क्लॉज 4 लाई सरकार फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, और ये कहा कि सरकार को ये राइट है कि SCs, STs और बैकवर्ड क्लासेस के लिए अगर सरकार कोई स्पेशल प्रोविजंस बनाना चाहती है तो आर्टिकल 15 और आर्टिकल 29 क्लॉज 2 उसको प्रिवेंट नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते। याद है तो अच्छी बात है, अदरवाइज एक बार जाके देख लो, 5-7 क्लास पहले ही बात हुई थी इसकी। एक बात और, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि राइट टू कंजर्व द लैंग्वेज, ये राइट है, इसके अंदर राइट टू एजिटेट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द लैंग्वेज भी इंक्लूडेड है। आपको आपकी लैंग्वेज को कंजर्व करना है, उसके लिए आपको सरकार के सामने आवाज़ उठानी है, आपको धरना देना है, तो आपके पास में राइट टू एजिटेट है अपने लैंग्वेज के प्रोटेक्शन के लिए। एक सवाल और आता है, ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1951, नाम सुना ही होगा इसके बारे में, RPA 1951। इसके बारे में अपन आगे चलते हुए पढ़ेंगे पॉलिटी में, लेकिन फिलहाल के लिए RPA का बेसिक काम ये होता है कि इलेक्शंस के दौरान कोई भी करप्ट प्रैक्टिसेस ना हो, और अगर हो तो उनको एडिक्वेटली पनिश किया जाए। फॉर एग्जाम्पल कोई पॉलिटिकल लीडर कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे वोट नहीं मांग सकता है। तो सवाल ये उठा कि अगर कोई पॉलिटिकल लीडर अपनी पॉलिटिकल स्पीच में ये प्रॉमिस कर देता है कि अगर मुझे वोट दिया गया तो मैं आपकी लैंग्वेज को कंजर्व करने के लिए स्टेप्स लूँगा, आपकी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेप लूँगा, तो क्या वो करप्ट प्रैक्टिस का हिस्सा है? तो ये क्लैरिफाई किया गया कि नहीं, पॉलिटिकल स्पीचेस या पॉलिटिकल प्रोमिसेस के दौरान कंजर्वेशन ऑफ लैंग्वेज की अगर बात की गई है तो वो करप्ट प्रैक्टिस का पार्ट नहीं है। भाई प्रॉमिसेस तो पॉलिटिकल लीडर्स करते ही हैं, फ्री बिजली, फ्री पानी, ये सड़क बन जाएगी, ये नाला खुद जाएगा। वैसे ही लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने की अगर बात की गई है तो वो एक तरह का प्रॉमिस है,
वो कोई ऐसा नहीं है कि आप धर्म या जाति के बेसिस पर वोट मांग रहे हैं। ये बात हुई आर्टिकल 29 की। अब देखो आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 क्या कहता है? राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। क्लॉज 1 में कहा गया ऑल माइनॉरिटीज। अब सबसे पहले तो यही क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है। 29 क्लॉज 1 में टर्म यूज हुआ था एनी सेक्शन, और आर्टिकल 30 के क्लॉज 1 में टर्म यूज हुआ है ऑल माइनॉरिटीज। तो ये पहले दो शब्दों में ही बता दिया गया है कि आर्टिकल 30 स्पेसिफिकली माइनॉरिटीज से डील करता है, माइनॉरिटीज को राइट्स देता है। और कौन कौन से दो माइनॉरिटीज? रिलीजियस और लिंग्विस्टिक। ऑल माइनॉरिटीज shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice। रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को, सभी को ये राइट है कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं। और इसमें यह भी इंपॉर्टेंट है, ऑफ देयर चॉइस। मतलब अगर किसी को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करना है, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करना है, वो चाहे तो टेक्निकल कर सकता है, वो चाहे तो मेडिकल कर सकता है, वो चाहे तो BA BCom वाले कोर्सेज करवाने वाला कॉलेज या खोल सकता है, वो चाहे तो रिलीजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी खोल सकता है। उनके चॉइस के हिसाब से जैसा भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन उन्हें खोलना है वो खोल सकते हैं। क्लॉज 1 में राइट दिया गया। फिर आया क्लॉज 1A और इसको ऐड किया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू एक चीज़ और हुई थी, राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट किया गया था। बेसिकली राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी से हटा दिया गया था और लीगल राइट बना दिया गया था अंडर आर्टिकल 300A। अब राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट हुआ करता था, उसको खत्म कर दिया। तो सवाल ये उठा कि राइट टू प्रॉपर्टी खत्म होने का मतलब क्या ये भी है कि सरकार किसी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की प्रॉपर्टी को भी एक्वायर कर सकती है? फॉर एग्जांपल, सरकार को कोई हाईवे बनाना है और वो हाईवे ऐसी जगह से निकलता है जहां पे किसी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का लंबा चौड़ा बिल्डिंग है, तो क्या उस बिल्डिंग को एक्वायर कर सकती है सरकार? तो क्लॉज 1A में ये कहा गया कि हाँ, सरकार को ये पावर है कि वो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की प्रॉपर्टीज को एक्वायर कर सकती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जब स्टेट ऐसी किसी प्रॉपर्टी को एक्वायर करेगी तो ये ध्यान रखेगी कि उस प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के बदले एडुकेट अमाउंट, एडुकेट कंपनसेशन उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को मिले। या तो कहीं दूसरी जगह ज़मीन दे दो या इनफ पैसा दे दो ताकि वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन दोबारा से खड़ा करके चला पाए। बेसिकली कहने की कोशिश ये की गई, कहा यह गया कि जब स्टेट किसी ऐसी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की प्रॉपर्टी को एक्वायर करेगा तो ये इंश्योर करेगा कि उसको इनफ कंपनसेशन मिले ताकि जो उनके राइट्स आर्टिकल 30 क्लॉज 1 में दिए हुए हैं टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वो एब्रोगेट ना हो, वो रेस्ट्रिक्ट ना हो, वो वायलेट ना हो। क्लॉज 1A में एक तरीके की प्रोटेक्शन दे दी गई कि भले ही राइट टू प्रॉपर्टी अब फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को ये प्रोटेक्शन दे दी गई कि आपकी प्रॉपर्टी को अक्वायर भी करेंगे तो ये ध्यान में रखा जाएगा कि आपको एडिक्वेट कंपनसेशन मिले। फिर आता है 30 का क्लॉज 2, द स्टेट शैल नॉट इन ग्रांटिंग एड टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑन द ग्राउंड that it is under the management of a minority whether based on religion or language। स्टेट जब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एड देगी, आर्थिक सहायता देगी, तो इस बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी कि ये जो फलाना इंस्टीट्यूशन है ये माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, इसको मैनेज माइनॉरिटी करता है। अगर एड दी जा रही है तो माइनॉरिटी हो कोई भी हो सबको बराबर नज़रों से देखा जाएगा। आर्टिकल 30 में यह भी कहा गया है, Article 30 also includes the right of minority to impart education to its children in its own language। कि minorities अगर चाहें तो अपने बच्चों को अपनी लैंग्वेज में एजुकेशन दे सकते हैं। भाई, एजुकेशन ही इकलौता ऐसा रास्ता है या सबसे अच्छा ऐसा रास्ता है जिसके थ्रू
लैंग्वेज को, कल्चर को, स्क्रिप्ट को प्रिजर्व किया जा सकता है, कंजर्व किया जा सकता है। आगे वाली जनरेशन्स को पढ़ा दो, आगे वाली जनरेशन्स को बता दो, तो ऑटोमेटिक कंजर्व हो जाएगा। तो वो राइट है कि अगर ये चाहें तो अपनी लैंग्वेज में अपने बच्चों को एजुकेशन इम्पार्ट कर सकते हैं। अच्छा, 3 टाइप के माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। पहला होता है ऐसा जिसको स्टेट से रिकॉग्निशन भी मिलती है और जिसको स्टेट से एड भी मिलता है। रिकॉग्निशन जैसे जामिया में लिया है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, रिकॉग्निशन मिला हुआ है, या कोई स्कूल खोलना चाह रहा है, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, लेकिन एफिलिएशन चाहिए उसे सीबीएसई से, तो सीबीएसई का रिकॉग्निशन है उसको। तो ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जिनको स्टेट से रिकॉग्निशन भी चाहिए और एड भी चाहिए, मदद भी चाहिए, आर्थिक सहायता भी चाहिए। दूसरे वो हैं जिनको सिर्फ रिकॉग्निशन चाहिए, एड नहीं चाहिए, कि बस रिकॉग्निशन दे दो, पैसा वैसा हमें कुछ नहीं चाहिए। तीसरे वो होते हैं जिनको ना तो रिकॉग्निशन चाहिए और ना ही एड चाहिए। बेसिकली अपन 3 टाइप के इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं रिकॉग्निशन और एड के बेसिस पे, कि एक तो ऐसे हैं जिनको रिकॉग्निशन भी चाहिए, एड भी चाहिए, दूसरे ऐसे हैं जिनको रिकॉग्निशन चाहिए, एड नहीं चाहिए, और तीसरे ऐसे हैं जिनको ना रिकॉग्निशन चाहिए ना एड चाहिए। तो बट ऑब्वियस है ये जो पहले 2 हैं इन पे जो गवर्नमेंट की रेगुलेशन होगी, इन पे जो गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा, वो इन कंपैरिजन टू थर्ड ज़्यादा होगा। अगर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने सीबीएसई से रिकॉग्निशन लिया है तो फिर उसको सिलेबस भी सीबीएसई का फॉलो करना पड़ेगा, एकेडमिक स्टैंडर्ड्स भी सीबीएसई के फॉलो करने पड़ेंगे, डिसिप्लिन भी सीबीएसई का फॉलो करना पड़ेगा, सैनिटेशन के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो भी सीबीएसई के अनुसार फॉलो करने पड़ेंगे, टीचिंग स्टाफ को किस तरह से रिक्रूट करना है, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह क्या है, वो भी उस रिकॉग्निशन के अकॉर्डिंग फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन ये जो तीसरे हैं जिनको ना रिकॉग्निशन चाहिए ना एड चाहिए, इन पर रेगुलेटरी पावर्स उतनी ज़्यादा नहीं होती। बेसिकली इनको गवर्नमेंट का ठप्पा तो चाहिए नहीं, ये नहीं बोल रहे कि हम गवर्नमेंट के नाम पे तुम्हें डिग्री देंगे, ये बस एडुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब ये एडुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो इनका अपना सिलेबस हो सकता है, करिकुलम हो सकता है, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो सब पे लागू होती हैं वो इन पे भी लागू होंगी। जैसे इकोनॉमिक रेगुलेशंस, कि भाई पैसा आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कितना आ रहा है, वो सरकार, वो स्टेट चेक कर सकती है। टैक्स के लॉ जो सब पे लागू होते हैं वो आप पे भी लागू होंगे। इंडस्ट्रियल लॉ, फॉर एग्जांपल आपने कोई स्टाफ अपना हायर किया हुआ है, आप उसको एक्सप्लॉइट तो नहीं कर रहे हो। लेबर लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, ये ऐसी चीज़ें हैं जो सब पे लागू हो रही हैं तो इन पे भी लागू होंगी। अच्छा, इंस्टीट्यूशन चाहे जो भी हो, एक बेसिक चीज़ है कि सरकार इतना तो चेक्स एंड बैलेंसेस रखेगी, इतना तो नोटिस करेगी, देखेगी कि कहीं आपके इंस्टीट्यूशन में कोई नेशनल सिक्योरिटी को खतरा देने वाली चीज़ तो नहीं हो रही है, कहीं पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करने वाली चीज़ तो नहीं हो रही है, मोरालिटी को तो हार्म नहीं किया जा रहा है। तो उतना चेक्स एंड बैलेंसेस सरकार रखती है, वो पावर है। बट हाँ, इन जनरल ये जो थर्ड टाइप के इंस्टीट्यूशंस हैं, इन पे बाकी 2 के कंपैरिजन में कम रेगुलेशंस, कम रेगुलेटरी पावर्स हैं स्टेट की। अच्छा, एक सुप्रीम कोर्ट में केस आया, सेक्रेटरी ऑफ मलनकार सीरियन कैथोलिक कॉलेज केस 2007, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह बता दिया कि माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के क्या जनरल प्रिंसिपल्स हैं, क्या जनरल राइट्स हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को पावर है टू चूज इट्स गवर्निंग बॉडी। गवर्निंग बॉडी बेसिकली किसको प्रिंसिपल रखना है, किसको डायरेक्टर रखना है, किसको चेयरमैन रखना है। जो भी फाउंडर्स हैं उनको, जिस भी इंसान से ऐसा लगता है कि ये हमारे इंस्टीट्यूशन को बढ़िया मैनेज करेगा, बढ़िया गवर्न करेगा, उसको गवर्निंग बॉडी का हिस्सा बना दो, कोई शिकायत नहीं है। दूसरा, टू अपॉइंट टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ। टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ को अपॉइंट करने की आज़ादी है इनको। हालांकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, कंडीशंस क्वालिफिकेशन की क्या होंगी, वो स्टेट बताती है, और अगर वो स्टाफ ठीक से ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो एप्रोप्रिएट एक्शन लेने का भी अधिकार है इनको। तीसरा, एडमिट एलिजिबल स्टूडेंट्स ऑफ देयर चॉइस। ऑफ देयर चॉइस का मतलब ये नहीं है कि जिनको एडमिट करने की इनकी इच्छा है। ऑफ देयर चॉइस का मतलब कि जो भी इनका एडमिशन का क्राइटेरिया होगा। फॉर एग्जांपल कोई टेस्ट है, अब उस टेस्ट में कोई बच्चा सर्टेन अमाउंट या सर्टेन मार्क्स से ज़्यादा लेकर आ रहा है, उसको एडमिशन दे देंगे, बाकी को नहीं देंगे। तो उस सेंस में चॉइस वर्ड यूज़ हो रहा है। फीस जो है वो रीजनेबल चार्ज करेंगे, ऐसा नहीं है कि कुछ भी मांग लें। इनकी जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, इनकी जो भी एसेट्स हैं, उनको ये यूज़ कर सकते हैं अपने इंस्टीट्यूशन के बेनिफिट के लिए, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। एक बात और कही सुप्रीम कोर्ट ने कि ये जो आर्टिकल 30 के अंडर
माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को राइट मिल रहे हैं, ये सिर्फ इतना इंश्योर करने के लिए मिल रहे हैं कि मेजॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बराबर रहें माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, पीछे ना रह जाएं। इसका मतलब रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को राइट्स देके मेजॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को पीछे करना चाह रहे हैं, वो सिस्टम नहीं है। बराबर रहे उसके लिए राइट्स दिए जा रहे हैं। और चाहे माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो चाहे मेजॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, जनरल लॉ ऑफ द लैंड तो सब पे लागू होता है। ये तो सरकार चेक करेगी कि आप कोई ऐसी एक्टिविटी तो नहीं कर रहे हो जिससे नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है। ये तो देखा ही जाएगा कि आप पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करने वाली कोई चीज़ तो नहीं कर रहे हो, सोशल वेलफेयर को हार्म करने वाली कोई चीज़ तो नहीं कर रहे हो। टैक्सेशन के जो लॉज हैं वो आप पे भी लागू हो रहे हैं, मोरालिटी सैनिटेशन के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो आप पे भी लागू हो रहे हैं, चाहे आप माइनॉरिटी हो चाहे मेजॉरिटी हो। एक चीज़ और कही सुप्रीम कोर्ट ने कि ये जो राइट टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है ये एब्सोल्यूट नहीं है, चेक्स एंड बैलेंसेस रहेंगे। और स्पेशली इट डज नॉट इंक्लूड राइट टू माल एडमिनिस्ट्रेशन, कि एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पे आप सिस्टम को खराब नहीं कर सकते हो। कुछ बेसिक चेक्स जो नेसेसरी चेक्स हैं वो तो लगा ही जाएंगे, उनका तो ध्यान रखा ही जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप टीचर्स को हायर कर रहे हो तो ऐसा नहीं है किसी को भी हायर कर लोगे, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ क्वालिफिकेशन जरूरी होती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। आप अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चला रहे हो तो बेसिक स्टैंडर्ड्स जो हैं, जो नॉर्म्स हैं, उनको तो फुलफिल करना ही पड़ेगा। सरकार ये तो चेक करेगी ही कि कहीं आप अपने स्टाफ को एक्सप्लॉइट तो नहीं कर रहे हो। तो ये जो बेसिक चेक्स एंड बैलेंसेज हैं वो तो आपके ऊपर लगेंगे ही लगेंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जितने भी अनएडेड माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो सरकार से कोई मदद नहीं मांगते हैं, उनको फ्रीडम है कि वो अपने टीचर्स को, लेक्चरर्स को अपॉइंट कर सकते हैं, जिस भी प्रोसीजर से करना चाहें उस प्रोसीजर से कर सकते हैं। लेकिन इनकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस, इनकी क्वालिफिकेशंस क्या होंगी, उनको तो फॉलो करना पड़ेगा, वो जो स्टेट कहेगा वो फॉलो करना पड़ेगा। और फाइनली किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को सरकार अगर एड देती है, आर्थिक सहायता देती है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उस माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का नेचर या कैरेक्टर चेंज हो जाएगा। नेचर कैरेक्टर वैसा ही रहेगा। सरकार ये नहीं कह सकती कि हम पैसे दे रहे हैं तो हमारे हिसाब से काम करो। हाँ, इतना कर सकती है सरकार, ये इंश्योर करे कि हमने जो पैसा दिया है वो प्रॉपरली यूटिलाइज हो, उसको कहीं उल्टी सीधी जगह पर ना खर्च कर दिया जाए। ये बात हुई आर्टिकल 29 और 30 की। यहाँ तक कोई डाउट हो प्लीज़ कॉमेंट। थैंक यू वेरी मच।